फेम का नशा कोकेन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये कहानी है 17 साल के एडी एडम्स की, जो फेम और कोकेन दोनों का ओवरडोज ले लेता है। वो एक बड़ा स्टार बनता है, ग्लैमर, सेक्स, स्टारडम। लेकिन जब लाइट्स बंद होती हैं तो उसके पास सिर्फ गिल्ट, तन्हाई और एक खोखली कामयाबी रह जाती है। ये है बूगी नाइट्स, जहाँ इंडस्ट्री जितनी चमकती है उतनी ही धुंधली भी होती है। कहानी शुरू होती है एडी एडम्स से, एक 17 साल का हाई स्कूल ड्रॉप आउट जो लॉस एंजलिस के टॉरेंस एरिया में अपनी अल्कोहलिक और एब्यूजिव माँ के साथ रहता है। घर में ना रिस्पेक्ट है ना प्यार, सिर्फ झगड़े और चिलचिलाहट। एडी अपना ज़्यादा वक्त घर से दूर हॉट ट्रैक्स नाइट क्लब में गुजारता है, एक जगह जो उसके लिए दूसरा घर बन चुका है। वहाँ वो वेटर का काम करता है, बर्तन धोता है, ग्लासेस साफ करता है और छोटी मोटी टिप्स के लिए इधर उधर भागता रहता है। एक रात इसी क्लब में एंट्री होती है एक सक्सेसफुल एडल्ट फिल्म मेकर जैक हॉर्नर और उसकी लीड एक्ट्रेस एम्बर वेव्स की। जैक की नज़र पड़ती है एडी पर। उसकी फिजिक, उसका चार्म, उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस भरी क्यूरियोसिटी। जैक को तुरंत महसूस होता है जैसे उसे उसका नेक्स्ट बिग स्टार मिल गया हो। जैक एडी के पीछे किचन तक जाता है और उसको जाकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म्स में लाना चाहता हूँ, तो बाहर आओ, बैठकर बात करते हैं। एडी समझ जाता है कि जैक किस बात की तरफ इशारा कर रहा है। वो थोड़ा नर्वस और हेजिटेंट होता है, पर पोलाइटली कहता है कि वो फिलहाल अपने काम में बिजी है और इसके बारे में सोचकर बताएगा। रात को एडी अपने घर लौटता है। उसके कमरे की दीवारों पर ब्रूस ली, अल पचिनो के सर पिको और कुछ ग्लैमर मॉडल्स के पोस्टर्स लगे होते हैं। इन पोस्टर्स को देखकर वो खुद को एक और दुनिया में महसूस करता है, एक ऐसी दुनिया जहां वो किसी भी स्टार की तरह चमक रहा हो। ये पोस्टर्स उसके लिए सपने हैं जिनके सहारे वो अपनी रियल जिंदगी की दफन होती उम्मीदों को जिंदा रखता है। लेकिन अगली ही सुबह उसके सपनों की दुनिया टूट जाती है। घर पर वही चिलचिलाहट, माँ के ताने और उसके सपनों का मजाक। माँ उससे कहती है, तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, ना डिग्री है ना दिमाग, जिंदगी भर बस कार वॉश और नाइट क्लब में बर्तन धोते रहोगे। फ्रस्ट्रेटेड एडी घर से निकल जाता है और सीधा चला जाता है शेरिल लिन के पास, जिसके साथ एडी का कैजुअल अफेयर चल रहा होता है। शेरिल एडी से कहती है कि उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट है, और ये स्पेशल गिफ्ट क्या है आप लोग समझ ही गए होंगे। उस मोमेंट में एडी पहली बार अपने सपना बोलने की हिम्मत रखता है। वो शेरिल से कहता है कि मैं एक स्टार बनूंगा। अगले दिन जब एडी नाइट क्लब में अपनी शिफ्ट खत्म करता है, जैक उसके पास आता है और उससे बाहर चलने के लिए कहता है। कार में जैक के साथ एम्बर वेव्स और रोलर गर्ल भी होती है। रोलर गर्ल जो हमेशा अपने स्केट्स पहनी रहती है। जैक एक रेस्टोरेंट में बैठकर एडी को इंडस्ट्री की रियलिटी समझाता है। ये फिल्म बिजनेस है, इसमें काफ़ी पैसा लगता है। जब तुम कैमरे के सामने काम करोगे तो 15-20 लोग तुम्हें देख रहे होंगे। लाइट्स, कैमरा, क्रू, सब लोग वहाँ होंगे। तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना होगा। एडी मुस्कुराता है और कहता है, डोंट वरी, आई कैन हैंडल इट। उसके बाद जैक एडी को अपने घर ले आता है, जहाँ वो उसका ऑडिशन रोलर गर्ल के साथ करवाता है। रोलर गर्ल और एडी के बीच सेक्स सीन शूट होता है और एडी का परफॉर्मेंस देखकर जैक तुरंत समझ जाता है कि उसके पास एक नेचुरल स्टार आ गया है। एडी रात में देर से घर लौटता है। घर का माहौल फिर से गर्म है। उसकी माँ हमेशा की तरह उस पर चिल्लाती है। वो एडी को लूजर कहकर नीचा दिखाती है और शेरिल के बारे में भी 2 टके की और ना जाने क्या क्या कहती है। एडी इरिटेट हो जाता है। उसे लगता है बस अब और नहीं। वो माँ से चुप होने के लिए कहता है, पर बात बढ़ जाती है। दोनों के बीच एक वॉयलेंट आर्ग्यूमेंट होता है। माँ उसे गालियाँ देती है और कहती है, घर छोड़ दे। एडी गुस्से में सामान पैक करने लगता है और तब वो कहती है, यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाना, सब कुछ मेरे पैसों का है। एडी का पेशेंस अब टूट जाता है और वो बिना कुछ लिए ही घर से निकल जाता है। वो सीधा जैक के घर पहुंचता है, जहां अगले दिन पार्टी में जैक उसकी मुलाकात अपने फिल्म क्रू से करवाता है। रीड रॉथशाइल्ड, बक स्वोप, बैकी बार्नेट और कर्नल जेम्स से। जेम्स जो जैक की फिल्म्स को फाइनेंस करता है। कर्नल एडी के कॉन्फिडेंस और उसके स्पेशल गिफ्ट को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उससे कहता है कि इंडस्ट्री में लॉन्च होने से पहले उसे एक नया नाम चाहिए होगा। पार्टी के बाद एडी काफ़ी देर तक सोचता रहता है और अपनी नई आइडेंटिटी चूज करता है, डर्क डिगलर। एक नया नाम, एक नई जिंदगी। डर्क अपनी पहली एडल्ट फिल्म शूट करता है एम्बर वेव्स के साथ। जैक उसके परफॉर्मेंस और ऑन कैमरा प्रेजेंस से काफ़ी खुश होता है। इस फिल्म के बाद डर्क की अगली शूटिंग रोलर गर्ल के साथ होती है और थोड़े ही टाइम में डर्क डिगल एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाता है। अवार्ड फंक्शंस में उसका नाम गूंजता है। बेस्ट न्यूकमर, बेस्ट एक्टर और इवन बेस्ट मेल परफॉर्मेंस अवार्ड सब कुछ उसके नाम होता है।
डर्क अब पैसों में डूब रहा है। वो अपना नया घर खरीदता है, एक महंगी स्पोर्ट्स कार लेता है और एक रिच लाइफस्टाइल अडॉप्ट करता है, फुल ग्लैमर और शो ऑफ से भरी हुई जिंदगी। कुछ टाइम बाद डर्क और रीड एक एडल्ट एक्शन सीरीज लॉन्च करते हैं, ब्रॉक लैंडर्स एंड चेस्ट रॉकवेल, जहां वो दोनों एक्शन हीरोज बनते हैं। ये सीरीज उनकी आइडेंटिटी बन जाती है और उनकी दोस्ती का सिंबल। कैमरे के पीछे जैक अपने आप को एक आर्टिस्ट फील करता है। उसे लगता है कि वो बस एडल्ट फिल्म्स नहीं बल्कि सिनेमा बना रहा है। इसके बाद न्यू ईयर ईव्स 1979 आती है। जैक हॉर्नर के घर पर पार्टी अपने पीक पर होती है। म्यूजिक, ड्रिंक्स और ड्रग्स से भरी हुई एक शाइनी केओटिक नाइट। सब लोग नए साल को सेलिब्रेट करने में लगे होते हैं। एम्बर डर्क को अपने साथ रूम में ले जाती है, जहां ये दोनों ड्रग्स लेते हैं और फिर एम्बर डर्क से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, इतना कि कभी कभी उसे लगता है कि जैसे वो उसका बेटा हो। दरअसल एम्बर का अपना बेटा है, लेकिन उसका एक्स हस्बैंड ने उसे उसके बेटे से मिलवाना बंद कर दिया है क्योंकि वो एडल्ट फिल्म्स में काम करती है और डर्क में वो अपने खोए हुए बेटे की परछाई देखती है। इसी बीच एक कॉर्नर में कर्नल जेम्स जैक की मुलाकात करवाता है फ्लॉयड गोंडोली से, एक बिजनेसमैन जो इंडस्ट्री के नए दौर का रिप्रेजेंटेटिव है। फ्लॉयड जेम्स को समझाता है कि अब एडल्ट फिल्म्स थिएटर का जमाना खत्म हो रहा है, फ्यूचर वीडियो टेप्स का है। वो कहता है अगर पैसा कमाना है तो हमें अपनी फिल्म्स डायरेक्टली वीडियो पर लानी होंगी। लेकिन जैक अपने विजन पर कॉन्फिडेंट होता है। उसके लिए एडल्ट फिल्म सिर्फ सेक्स नहीं, एक आर्ट फॉर्म है। वो कहता है वीडियो टेप पर फिल्म बनाना उसके फिल्म मेकिंग के स्टैंडर्ड के खिलाफ है। पार्टी के एक कोने में जैक का असिस्टेंट डायरेक्टर लिटिल बिल अपनी पर्सनल ट्रेजेडी में डूब रहा है। वो फिर से अपनी वाइफ को किसी और आदमी के साथ देख लेता है और ये पहली बार नहीं था। पहले भी वो ये सब देख चुका है। हर बार चुप रहता था, अपनी बेइज्जती झेलता रहता था, पर आज कुछ बदल जाता है। वो शांत चेहरे के साथ बाहर जाता है, अपनी कार से गन निकालता है, वापस आता है और एक ही पल में सब कुछ खत्म कर देता है। पहले अपनी वाइफ और उसके लवर को, फिर खुद को। गन शॉट्स के एको में पार्टी की लाइट्स भी जैसे जम सी जाती हैं और उस साइलेंस में 1970s का डिस्को एरा अपना असली चेहरा दिखाता है। एक दुनिया जो चमक से भरी थी पर अंदर से बिल्कुल खाली थी। अब 1980s एरा में डर्क और रीड कोकेन के नशे में डूब जाते हैं। डर्क का बिहेवियर धीरे धीरे ईगो ड्रिवन हो जाता है। वो ज्यादातर नशे में रहता है। इसी बीच जैक एक नए एक्टर जॉनी डो को इंट्रोड्यूस करता है। डर्क इस बात से काफी खफा होता है और वो देखता है कि धीरे धीरे जैक और एम्बर का अटेंशन जॉनी की तरफ जा रहा है। ये सब देखकर डर्क को लगता है कि जॉनी उसकी जगह ले रहा है और यही जेलेसी और इनसिक्योरिटी उसके अंदर का गुस्सा और भड़का देती है। एक दिन पूरी नशे में डूबा हुआ डर्क सेट पर ही जॉनी से झगड़ पड़ता है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो जैक से भी लड़ पड़ता है और सबके सामने जैक की इंसल्ट करता है। डर्क के इस एटीट्यूड और अनप्रोफेशनल बिहेवियर को देखकर जैक का पेशेंस जवाब दे जाता है और वो डर्क को फायर कर देता है। थोड़े वक्त बाद सीन शिफ्ट होता है कर्नल जेम्स पर और पता चलता है कि वो एक पेडोफाइल है। पुलिस उसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी और माइनर्स को ड्रग्स देने के चार्जेस में अरेस्ट करती है। जैक के लिए ये सिर्फ एक फाइनेंशियल सेटबैक नहीं था, ये उसके पूरे बिलीफ सिस्टम का कोलैप्स था। कर्नल, जिसे वो एक रिस्पेक्टेबल इन्वेस्टर समझता था, अब उसके लिए एक कलंक बन जाता है और जब पैसे भी खत्म हो जाते हैं तो मजबूरन वो फ्लॉयड के वीडियो टेप वाले ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जैक अपना फोकस नई जनरेशन पर लगाता है और जॉनी डो को एग्रेसिवली पुश करता है और देखते ही देखते जॉनी इंडस्ट्री का नया स्टार बन जाता है। दूसरी तरफ डर्क और रीड कोकेन और सेल्फ डिस्ट्रक्शन में और गहरा डूब चुके होते हैं। इसके बाद आता है साल 1983। सीन शिफ्ट होता है कोल्ड कोर्टरूम में। एम्बर वेव्स अपने बेटे की कस्टडी के लिए लड़ाई लड़ रही होती है। वो चाहती है कि उसके बेटे की कस्टडी उसे मिल जाए, लेकिन उसका पास्ट उसके खिलाफ सबूत बन जाता है। उसका एक्स हस्बैंड और लॉयर कोर्ट में उसके एडल्ट इंडस्ट्री और ड्रग्स के कनेक्शन पर सवाल उठाते हैं। एक ऐसे घर में बच्चा कैसे सेफ रह सकता है जहां प्रोस्टिट्यूशन और कोकेन दोनों चलते हों। जज भी कोल्ड टोन में एम्बर से कहती है, यू लिव इन अ हाउस एसोसिएटेड विद एडल्ट फिल्म्स और तुम ड्रग्स लेने के लिए पहले गिरफ्तार भी हो चुकी हो। जज डिक्लेयर करती है, एम्बर इज एन अनफिट मदर। कस्टडी पूरी तरह से एक्स हस्बैंड को मिल जाती है। एम्बर कोलैप्स कर जाती है। एक माँ जो दुनिया के लिए तो स्टार थी, लेकिन अपने बच्चे के लिए उसका अपना प्रोफेशन ही उसके लिए सबसे बड़ा कलंक बन गया है। इसी दौरान जैक रोलर गर्ल के साथ अपनी लेमोजीन कार में निकलता है। उसका आइडिया होता है कुछ नया शूट करने का, रियल वर्ल्ड के लोगों के साथ, ताकि फिल्म और ऑथेंटिक लगे और मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़े। वो रोड से एक रैंडम लड़के को उठाता है। कैमरा चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही लड़का रोलर गर्ल को देखता है वो उसे ब्रांडी के नाम से बुलाता है, रोलर गर्ल का रियल नाम।
पता चलता है कि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रोलर गर्ल तुरंत अनकंफर्टेबल हो जाती है, पर शूटिंग फिर भी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो लड़का उसका मजाक उड़ाता है, रोलर गर्ल के पास्ट और प्रोफेशन दोनों पर। जब रोलर गर्ल उसके साथ आगे कंटिन्यू करने से मना करती है तो वो जैक के भी इंसल्ट करता है और कार से निकल जाता है। सीन कंट्रोल से बाहर चला जाता है, कैमरा बंद हो जाता है। जैक और रोलर गर्ल दोनों उस लड़के को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, जैसे सारा दबा हुआ गुस्सा और बेइज्जती एक साथ फूट पड़ी हो। ये मोमेंट सिर्फ एक वॉयलेंट आउटबर्स्ट नहीं था, ये पूरी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के मॉरल डाउनफॉल का सिंबल था। जहाँ कभी ग्लैमर और क्रिएटिविटी थी, अब वहाँ सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन और फ्रस्ट्रेशन बचा है। अब सीन शिफ्ट होता है बक पर। वो अपनी पुरानी जिंदगी से निकलकर एक नई शुरुआत करना चाहता है। उसने अपनी को एक्टर जेसी से शादी कर ली है और वो दोनों एक सिंपल रिस्पेक्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं। बक अब फादर बनने वाला है और उसका सपना है अपनी स्टीरियो शॉप खोलने का, म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक क्लीन बिजनेस। वो बैंक जाता है लोन एप्लीकेशन के साथ, नीटली ड्रेस्ड, कॉन्फिडेंट, होपफुल। लेकिन जैसे ही ऑफिसर उसका पास देखता है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। ऑफिसर कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर सोप, बट आवर इंस्टीट्यूशन कांट सपोर्ट एनीवन एसोसिएटेड विद द एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री। बग समझाने की कोशिश करता है कि मैं अब वो सब छोड़ चुका हूँ और वैसे भी मैं एक एक्टर था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और उसका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ डर्क और रीड अपनी जिंदगी के सबसे निचले पड़ाव पर होते हैं। एडल्ट इंडस्ट्री से निकाले जा चुके हैं, करियर खत्म हो चुका है और कोकेन ने उनके दिमाग का बैलेंस तोड़ दिया है। अब डर्क सोचता है म्यूजिक ही मेरा रिडेम्पशन है। डर्क और रीड अपना म्यूजिक करियर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास ना पैसा है ना स्टूडियो का एक्सेस। वो डेमो टेप्स बनाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड लेबल उन्हें रिजेक्ट कर देता है। डर्क तो पैसों के लिए अब प्रोस्टिट्यूशन तक उतर आता है। एक रात वो एक लड़के के साथ कार में बैठता है। लड़का कहता है, तुम बस अपना काम करो, मैं देखता रहूंगा और मन किया तब ज्वाइन कर लूंगा। डर्क कहता है, इसके लिए 20 बक्स लगेंगे, पर लड़का बोलता है कि उसके पास सिर्फ 10 बक्स हैं और मजबूरी में डर्क को मानना पड़ता है। और अब जैसे ही डर्क शुरू करता है, उस लड़के के दोस्त वहां पर आ जाते हैं। वो डर्क को पीटते हैं, उसके पैसे लूट लेते हैं और उसे रास्ते पर छोड़ जाते हैं। इसके बाद डर्क की डेस्परेशन और बढ़ जाती है। एक दिन डर्क, रीड और उनका दोस्त टॉड एक रिस्की प्लान बनाते हैं, ड्रग डीलर राहत जैक्सन को लूटने का। वो राहत के घर जाकर उसको कोकेन बेचने का नाटक करते हैं, लेकिन पैकेट्स में असल में बेकिंग सोडा भरकर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राहत हमेशा नशे में रहता है। रूम में लाउड 80s म्यूजिक बज रहा होता है और टेंशन एक टिकिंग बॉम्ब की तरह बिल्ड होती है। टॉड का लालच उससे और आगे जाने का होता है। वो राहत के बेडरूम में रखा कैश लूटना चाहता है। वो राहत के बॉडीगार्ड को गोली मार देता है और एक गोली खुद के कंधे पर भी खाता है, पर अगले ही पल में सब कुछ बिगड़ जाता है। राहत अपनी राइफल से गोलियां चलाता है, टॉड वहीं मारा जाता है। डर्क और रीड जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाते हैं। डर्क की जान तो बच जाती है, पर अगली सुबह उसको खुद को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो कहां से निकलकर कहां तक आ गया है। अब सीन शिफ्ट होता है बग पर, जो जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करना चाहता है। बैंक से लोन रिजेक्ट होने के बाद वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ जेसी के साथ एक सिंपल ऑनेस्ट लाइफ जीने का सपना देखता है। एक रात वो डोनट शॉप में कुछ खरीदने जाता है। उसे बस ये एक आम रात लग रही होती है, लेकिन अचानक वहाँ एक रॉबरी हो जाती है। कुछ ही पलों में गोलियां चलती हैं और वहाँ मौजूद हर इंसान इंक्लूडिंग शॉप ओनर मार दिया जाता है। बक शॉक में देखता है और तभी उसकी नज़र पड़ती है काउंटर के पास ज़मीन पर पड़े कैश के बंडल्स पर। वो धीरे से उन पैसों को उठा लेता है, जैसे जिंदगी ने उसे एक दूसरा मौका दिया हो। इन्हीं पैसों से बक अपना स्टीरियो शॉप खोलता है और फिल्म के लास्ट मॉन्टेज में हम उसे जेसी और अपने बच्चे के साथ एक ईमानदार नई जिंदगी जीते हुए देखते हैं। शायद कभी कभी किस्मत उन्हीं पर मेहरबान होती है जो उसके सच्चे हकदार होते हैं। अब सीन दोबारा से डर्क के ऊपर शिफ्ट होता है, जिसे फाइनली अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो जैक के घर आकर उससे माफ़ी मांगता है। जैक उसे जब इस हालत में देखता है तो उसे भी डर्क के ऊपर तरस आ जाता है और वो उसे गले लगा लेता है। इसके कुछ टाइम बाद डर्क और एम्बर दोबारा से एक सीन शूट करने के लिए रेडी होते हैं। कर्नल जेम्स अब जेल के अंदर अपने पापों की सजा भुगत रहा होता है। उसे जेल के अंदर थप्पड़ पड़ता है। उसका गिल्ट और रिग्रेट कैमरे के एक छोटे से ग्लिम्स में सब कुछ कह जाता है। दूसरी तरफ जैक अब अपने घर को एक फैमिली के जैसे चला रहा होता है। एम्बर अपने बेटे से दूर है, लेकिन वो अपने पास्ट के साथ जीना सीख गई है। रोलर गर्ल ने कॉलेज क्लासेस वापस से ज्वाइन कर ली होती हैं और जैक उन दोनों का एक प्रोटेक्टिव गार्डियन बन जाता है। रीड को एक मैजिक शो में काम मिल जाता है। सब अपनी पुरानी दुनिया से निकलकर एक इमोशनल हीलिंग फेज में आ गए हैं। और फिर कैमरा कट होता है डर्क पर।
ग्रीन रूम के अंदर वो मिरर के सामने बैठा है, अपनी लाइफ के सारे हाईज और लोज, फेम और फॉल सब याद करता है। वो एक डीप ब्रेथ लेता है, अपना लेजेंडरी गिफ्ट शीशे के सामने निकाल कर देखता है और कहता है, आई एम अ स्टार, आई एम अ बिग ब्राइट शाइनिंग स्टार। और इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, बूगी नाइट्स सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये 70s और 80s के बीच के उस ट्रांजिशन का टाइम कैप्सूल है जब ग्लैमर के पीछे छुपी रियलिटी सबके सामने आई। एडी एडम्स ने डर्क डिगलर बनकर दुनिया जीत ली, लेकिन अपने आप को खो दिया। उसने सोचा नाम तो मिल गया है तो सब मिल गया, पर जब सब कुछ चला गया तब समझा कि फेम सिर्फ एक इल्यूजन है। पॉल थॉमस एंडरसन ने दिखाया है कि हर शाइनिंग सक्सेस के पीछे एक डार्क ट्रुथ होता है। ये सिर्फ एडल्ट इंडस्ट्री की कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के पीछे भागता है और भूल जाता है कि असली खुशी कहीं और थी। इसी ब्रूटल ऑनेस्टी की वजह से बूगी नाइट्स आज भी एक कल्ट क्लासिक है, क्योंकि ये इंसान के ऊपर है, उसके सपनों के ऊपर है और उन सपनों की असली कीमत के ऊपर है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, इस पर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए, हो सके तो वीडियो को शेयर करिए और जितना हो सके उतना इस चैनल को सपोर्ट करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक अगली कल्ट क्लासिक एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।